आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायोड। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक डायपोल लिया, चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाया हुए। अब इस डायपोल के हेल्प से हमें किसी पॉइंट पी पर क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कंसीडर किया कि सेंटर से पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो पोजीशन वेक्टर आर है और ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, पॉइंट पी से पॉइंट बी यानी कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस r2 ले लेते हैं, पॉइंट पी से पॉइंट ए के बीच का पोजीशन वेक्टर r1 ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ओके। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये सेंटर है, तो अगर 2a है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो जाएगा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब मैं एक चीज बताया था आपको कि अगर दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम ए बी है और इस लाइन का नाम है सी। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल हो जाए। इफ ये जो एंगल बन रहा है बहुत स्मॉल हो जाए, देन देखो पॉइंट ए से लाइन बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे तो किसी पॉइंट डी पर जाकर के, ठीक है ना, इंसिडेंस होगा। तो जब ऐसा करोगे, if AD is perpendicular on line BC, then ध्यान से देखना, तो ये लाइन AB लाइन BD के इक्वल हो जाएगा, यानी AB इसके इक्वल होगा। ठीक, जब इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन करोगे तो ये साइड और ये पॉइंट AB और BD इक्वल हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज देखो, अब इस AB को अगर मैं लिखना चाहूँ तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे लाइन BC, क्योंकि AB BD इक्वल है, एक्स्ट्रा क्या हो गया, CD एक्स्ट्रा हो गया। अगर पूरे लाइन BC में से अगर मैं CD हटा दूँ तो ये BD के इक्वल ही जाएगा। तो इस चीज को मैं और लिख सकता हूँ BC माइनस ये वाला CD, समझ गए? BC माइनस CD करोगे तो किसके इक्वल आएगा, BD के इक्वल आएगा। समझ में आया? इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज करेंगे वो मैं अभी जब यूज करना होगा तब बताऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट कितना होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पॉइंट O एंड P। ठीक है, ओके। तो कुछ देर के आप मान लो कि यहाँ पर कोई डायपोल है ही नहीं है, ये डायपोल नहीं है, अगर एक ही पॉइंट चार्ज हो गया और इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर आपको EP निकालना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये चीज आपने पिछली क्लास में प्रूव कर दिया। ठीक, हाँ, देखो आप बताओगे कि पॉइंट P पर चार्ज Q की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। इसके बाद हम पॉइंट P पर चार्ज माइनस Q की वजह से, ड्यू टू चार्ज माइनस Q, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, समझे? अच्छा देखिए, डायपोल है तो डायपोल में जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, EP में लिखूंगा सीधे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q एट पॉइंट P
माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, v1 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है माइनस क्यू अपान डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना है r1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस q फाइंड आउट कर देंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस q एट पॉइंट p इज गिवन बाय कितना है ये बताओ, v2 मान लो, ये v है तो v2 मान सकती हो, तो v2 इक्वल टू 1 अपान 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर चार्ज कितना है प्लस q चार्ज है अपान बीच के डिस्टेंस कितना है r2। ठीक है, इसकी इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करो। ठीक है, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। ओके, अब मैं इसको हटा दूं। मैंने ये सारे रिजल्ट कहां से निकाले, इस वाले से, इसको हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की हमने प्रूव किया। ये हो गया चार्ज माइनस क्यू और चार्ज प्लस क्यू की वजह से ईपी आ गया, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, पॉइंट दिस वन और पॉइंट दिस वन, यानी यहां से और यहां से जो आपका ईपी निकला है दोनों का सम। ठीक, therefore total electrostatic potential at point P due to dipole है ना, ये कितना हो जाएगा, टोटल को आप V मान लो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दो। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान। अच्छा ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू मैं यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ से पुट करूँगा, दिस इज इंप्लाइज V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 की वैल्यू माइनस q अपान r1 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V2 वैल्यू q अपान r2। दोनों में कॉमन क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउट, यहाँ एक प्लस में माइनस में, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो ये यहाँ से आप 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आउट कर दो, यहाँ पर बचेगा केवल माइनस 1 अपान r1, और यहाँ से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आउट कर दोगे तो 1 अपान r2, तो प्लस को मैं पहले ले लेता हूँ, माइनस के बाद ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम। इसको मैं 1 अपान r2 माइनस 1 अपान r1 लिख, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल कितना आ गया, इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मेरे पास r1 और r2 की वैल्यू निकल जाए, ठीक है, तो मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व, r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, चलिए अब डायग्राम जो पहले देखिए, यहाँ पर अगर आप फोकस करो ध्यान से, तो r2 की वैल्यू चाहिए और r1 की वैल्यू चाहिए। अब अगर आप r2 को देखो और r को देखो, ठीक है, ये साइड और ये साइड देखो, तो r2 की वैल्यू r से छोटी है, यानी r की वैल्यू यहाँ से OP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस, ये चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि ये लाइन छोटी है, दिख रही है ना, छोटी वैसे दिख रही है, ये लाइन बढ़ रही है। R2 वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने भी आपके लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल बहुत छोटा सा हो, तो छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, तो जिस पॉइंट पर ये कट करता है उस पॉइंट के ऊपर वाला साइड, यानी इतना इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, यानी इस साइड में क्या लिख सकता हूँ, टोटल लाइन माइनस दिस वन। अगर मैं ये लाइन निकाल दूं, इसका डिस्टेंस निकाल दूं, तो ये वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। तो मैंने क्या किया, यहाँ कंस्ट्रक्शन छोटी वाली लाइन बी से बड़ी वाली लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन रख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन रख दिया, तो मुझे एक पॉइंट मिला जिसका नाम मैं देता हूँ, ये पॉइंट क्या है, एम। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एक
BM इज परपेंडिकुलर कहां पर, OP पे। जैसे ही आपने BM लाइन परपेंडिकुलर लाइन पर किया तो यानी ये साइड BP इसके इक्वल हो जाएगा, MP के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं पीछे बताता हूँ। देयरफॉर साइड BP किसके इक्वल हो जाएगा, साइड MP के इक्वल हो जाएगा। लेकिन MP तो मुझे पता नहीं है, M से लेके P के वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, उसका भी कोई काम नहीं, लेकिन हाँ मुझे P वो पता था। अब ध्यान से देखना, मुझे चाहिए R2 की वैल्यू, तो अगर मैं इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट को लगाऊं तो मेरा BP किसके इक्वल हो जाएगा, PO। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, ये BP किससे इक्वल हो जाएगा, ये पूरा वाला लाइन PO, और अगर PO में मैं अगर MO हटा दूं तो इतना ही बचेगा ना, तो PO माइनस MO कर सकता हूं। तो BP क्या आ गया बेटा, BP की वैल्यू है R2 माइनस PO की वैल्यू कितनी है R, BP की वैल्यू PO और PO की वैल्यू कितनी है R माइनस MO। अब अगर मैं MO की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा R2 निकल जाएगा। ठीक, समझ गए। तो देखो MO की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एक ट्रायंगल दिख रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, BMO, OBM। देखो इन ट्रायंगल OBM में इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ अलग से इस ट्रायंगल को मैंने उठा करके यहाँ रख दिया। ये मेरा पॉइंट M है, पॉइंट M पर कैसा एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A दे रखी है, समझ में आया। तो हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा A, ठीक है। M और B परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट हो जाएगा B, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा O, ठीक। और ये एंगल O के साथ एंगल कितने डिग्री का बनाया हुआ है, थीटा, ये एंगल आपका है थीटा। आपको क्या चाहिए, MO चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस चाहिए, बताओ कौन सा एंगल लगाओगे, cos थीटा। cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया MO और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका BO। तो cos थीटा इक्वल कितना हो गया, MO अपॉन BO की वैल्यू A। तो MO की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो MO इक्वल A cos थीटा आ जाएगा, समझ गए आप। तो हमने MO की वैल्यू निकाल दिया, A cos थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि R2 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, ठीक। तो ये चीज हमने कंक्लूड किया। देयरफॉर R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, R2 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। R2 वैल्यू निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इसी के नीचे जाएंगे, हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, इस साइड को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस साइड को मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से बड़ा लाइन कर दिया। अब ये लाइन बड़ा हो गई, ये लाइन छोटा हो गई, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बहुत स्मॉल एंगल है, आप ये तक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए, मान लो ये 90 डिग्री हो गया, इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंस हुआ पॉइंट N पर। तो जैसे ही आपने क्या किया ना, इफ AN इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया आपने PM साइड पे, है ना। आपने जैसे ही AN परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया PM पर, वैसे ही ये AP किसके इक्वल हो गया, PN के इक्वल हो जाएगा ना, PN के इक्वल हो जाएगा, ठीक। आपकी AP की वैल्यू क्या है, R1 और PN कितना है आप बताओ। या ऐसे लिखो AP इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, PN इक्वल टू PO प्लस ON की इक्वल आएगा, PO प्लस ON की इक्वल आएगा, ओके। तो AP की वैल्यू कितनी है आपकी R1, PO आपको पता है R है, प्लस ON नहीं पता है। अगर आप ON फाइंड आउट कर लो तो आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ON को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, देखो ये तो डिस्टेंस आपको पता है, ये क्या है डिस्टेंस A है, यहाँ भी डिस्टेंस क्या था, ये A ही था सेंटर से, ठीक है।
ये 90 डिग्री बन रहा है तो ट्रायंगल फॉर्म कौन सा लोगे? AON, है ना? ट्रायंगल AON ले लो। अगर AON कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है? N पॉइंट पर बन रहा है, तो ये पॉइंट हो गया आपका N। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है क्या? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? A है। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? AN आपका परपेंडिकुलर भी हो गया पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया O, क्योंकि O पर N है। अच्छा बताओ, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना आएगा? देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी कितना बनेगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी एंगल बनेगा थीटा। आपको क्या चाहिए? ON चाहिए, तो कौन सा एंगल लगाओगे? cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ON अपॉन OA। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ON, और OA की वैल्यू कितनी बेटा? A है। तो ON कितना आ गया आपका? ON इक्वल टू हो गया A cos थीटा आ गया। समझ गए? बिल्कुल आसान है। ON की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो आपको R1 मिल जाएगा। देयरफॉर R1 की वैल्यू कितनी आ गई? R प्लस A cos थीटा। समझ गए? इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो आपको इस पॉइंट पर इस पूरे डाइपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आसान वाला है, बाकी कर लोगे। A cos थीटा। अब हम क्या करेंगे? R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 और 5 से पुट कर देंगे। यहाँ देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 and R2 from equation 4 and 5 किसके पुट करोगे? इन इक्वेशन 3 we get। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? v इक्वल टू द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 वैल्यू कितनी आएगी? R2 वैल्यू आएगी R माइनस A cos थीटा, है ना? R2 वैल्यू कितनी आएगी? R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R1 वैल्यू कितनी आई है? R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करोगे? इनका आपस में एलसीएम ले लोगे, है ना? फ्रैक्शन का कुछ सॉल्व केस है, फ्रैक्शन के केस में एलसीएम ले लोगे। बताओ, एलसीएम लोगे कितना आएगा? v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a cos थीटा इनटू r प्लस a cos थीटा। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा r माइनस a cos थीटा इनटू r प्लस a cos थीटा। इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या आएगा? r प्लस a cos थीटा माइनस दूसरे ब्रैकेट में r माइनस a cos थीटा। समझ में आ गया? एलसीएम लेना आता है? हाँ सर, ठीक है। v इक्वल टू द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट यहाँ पर a माइनस b, a प्लस b का केस बन रहा है। बताओ, a माइनस b और a प्लस b का फार्मूला, a माइनस b इंटू a प्लस b का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? r प्लस a cos थीटा माइनस अपडेट हो जाएगा माइनस r प्लस a cos थीटा हो जाएगा। माइनस r प्लस r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? v इक्वल टू द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a cos थीटा प्लस a cos थीटा हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया?
ठीक है, यहाँ पर आप a cos थीटा into a cos थीटा करो तो a का a किया तो a के साथ a स्क्वायर आएगा, cos थीटा into cos थीटा स्क्वायर आएगा। नीचे का इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पीएमसीएच हो गया, एक तरफ लैट हो गया। क्या था, इन दोनों डाइपोल के बीच का हाँ मछुआ तो नहीं, वही लैट होगा। ठीक है, 2a था तो 2a क्या है, इसको मैं 2a into q लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, into cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। 2aq क्या है, व्हाट इज 2aq, 2aq क्या है, जाने इधर जाने 5 मिनट। 2aq क्या है बेटा, डाइपोल मूवमेंट है ना, तो ये क्यों क्या है, डाइपोल मूवमेंट मतलब इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस वेक्टर p इक्वल टू द 2aq है तो 2aq हमारा हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट, तो आपका v कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p इनटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद समझ में आया, बोलो यस और नो। वेक्टर यहाँ मत लगाना क्योंकि मैं यहाँ वेक्टर लगाऊँ यहाँ ये वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, देखने वाले ना यहाँ कंडीशन लगाओ, अगर आपने r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा लेनी, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देन यहाँ देखो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, क्यों, नंबर 6 लो, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा कितना, r है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर आ गया। याद है, समझ में आया नहीं आया, एक रिजल्ट आपका ये, ठीक, क्वांटिटी है। इसको और क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर p cos थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r है। ठीक, वेक्टर टर्म लिखना है तो ऐसे लिख सकती है। ठीक, अब देखो सिंस p cos थीटा किसके इक्वल होगा, वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर r टैग के होगा। ठीक है, तो देयरफॉर v इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर r टैग अपॉन किया। हाँ, समझ में आया यहाँ तक, पक्का कर पाओगे, तो इसको ढंग से करना। अच्छा, यहाँ से एक चीज और देखो, ये हटा देता हूँ मैं, 1 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आया था, लेकिन जब आपने यहाँ देखा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, और जब आप, ठीक है ना, पॉइंट p का पॉइंट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट p है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान देना, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है।